हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम पिछले 2-3 लेक्चर से ट्राई कर रहे हैं करियर कंसंट्रेशन निकालने का। तो उस प्रोसेस में हमने क्या देखा है कि जो करियर कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ करियर। कोई भी चीज हमें निकालनी है तो उसका डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दो तो आ जाता है। अब डेंसिटी ऑफ करियर्स क्या है एक्चुअली में, ये अवेलेबल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। जितने भी आपके अलाउड स्टेट्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा करियर्स का। तो अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये रो की बात की थी, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। तो यहां से हमने दो फॉर्मूले निकाले थे, ये दो, रो ऑफ सी एंड रो ऑफ वी, मतलब कंडक्शन बैंड में डेंसिटी और वैलेंस बैंड में डेंसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है E माइनस ई सी, ये हमेशा वैलिड है E ग्रेटर देन ई सी के लिए। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, रूट अंडर समथिंग नेगेटिव इज आई वगैरह आ जाता है। और ये फॉर्मूला जो है हमेशा E लेस देन ईवी के लिए वैलिड है। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हमने पूरे डिराइव किए थे। अब यहां से क्या है, ये जो रो सी वगैरह ये E माइनस ई सी का रूट फंक्शन है, कुछ तो रूट का फंक्शन है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, और ये जो एक्सिस है ये मैंने लिया है रो ऑफ ई को, और ये एक्सिस एनर्जी। तो जनरली सर हमने क्या देखते हैं कि जो भी वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे रहता है और जो भी फंक्शन है जो वो वाई एक्सिस पे रहता है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कॉन्स्टेंटली शुरू से आप देख रहे होंगे फर्स्ट लेक्चर से ई हमारा वर्टिकल एक्सिस पे ही है। तो टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी मैंने यहाँ भी ई वाई एक्सिस पे ही लिया है, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे ही लिया है, और रो ऑफ ई इस एक्सिस पे। तो अब देख लेते हैं, जैसे जैसे मैं ई बढ़ा रहा हूं क्या होता है, जैसे जैसे मैं ई बढ़ा रहा हूं, इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है ई बढ़ेगा तो क्या होगा, रो ऑफ सी बढ़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे ई बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे रो भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह से, और रूट का ग्राफ है, तो रूट का ग्राफ है, और मैंने ये जो एक्सिस है वो इंटरचेंज किया है, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में प्लॉट किया है। तो रूट का ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरह से दिखता है, बट ये अभी क्या दिखेगा, एज अ पैराबोला दिखेगा, क्योंकि हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रूट वाई। तो ये सेमी ग्राफ दिखेगा, पैराबोलिक दिखेगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा पैराबोलिक ही दिख रहा है, बट इसका क्या होगा, ये थोड़ा स्लो रहेगा और ये थोड़ा फास्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे mc है। mc क्या होता है, लार्ज होता है, मास ऑफ, सॉरी mc स्मॉल होता है, ओके, और ये लार्ज होता है। तो ये स्मॉल है इसलिए क्या है, ये ज्यादा फास्ट जा रहा है यहाँ पे, और ये लार्ज, ये थोड़ा स्लो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में बात करते हैं फर्मी फंक्शन की। ओके, तो फर्मी फंक्शन क्या होता है, फर्मी फंक्शन जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन को डिफाइन करता है फर्मी फंक्शन। तो फर्मी फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। ये हमारा होता है फर्मी फंक्शन। इसको मैं हटा देता हूं। तो इसको बोलते हैं फर्मी फंक्शन, और इसको एक और चीज बोलते हैं फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब गॉसियन वगैरह भी। तो ये फर्मी डिरैक, मतलब फर्मी डिरैक दो साइंटिस्ट थे, फर्मी एंड डिरैक। तो ये इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। तो हम ये अब समझेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास, ये अगेन मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये EC, ये EV, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बैंड है और यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे वैलेंस बैंड है।
ओके, तो यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें हमारे पास हमेशा एनर्जी रहेगी और यहाँ पे एफ ई रहेगा। ओके, तो ये एफ ई क्या है, अब ये यहां से देखो, अगर मैंने t इज इक्वल टू जीरो रखा, तो सपोज अभी मैं क्या t इज इक्वल टू जीरो के लिए बना रहा हूं, तो t इज इक्वल टू जीरो रखा तो ये फंक्शन क्या कैसे बिहेव करेगा, तो सर ये फंक्शन तो दो तरह से बिहेव कर सकता है। अगर e इज ग्रेटर देन ई एफ है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो e ग्रेटर देन ई एफ के लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनाइट। ओके, तो ई ग्रेटर देन ई एफ के लिए एफ ई क्या हो जाएगा, जीरो, और ई लेस देन ई एफ के लिए क्या हो जाएगा, तो ई लेस देन ई एफ है तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये फंक्शन, तो वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, वन। ओके, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कोई तो ई एफ एक कांस्टेंट है। ओके, ई एफ क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। ठीक है, ये फर्मी एनर्जी बोलते हैं इसको। तो ये EF कांस्टेंट क्या है, ये सपोज अगर मैं यहां मान लेता हूं फिलहाल, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एक्चुअली मिडिल में ही होता है, बट अभी के लिए मैं यहां मान लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो EF के ऊपर है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो, EF के नीचे क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वन। तो सपोज ये यहाँ पे क्या है, जीरो, और यहाँ पे क्या है, वन। तो EF के नीचे क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वन, तो यहाँ पे वन, और यहाँ पे जीरो। ठीक है, इस एरिया में, तो ये कैसे आ जाता है फंक्शन, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, सिंपल है। EF के ऊपर जीरो दिख रहा है हमें, और EF के नीचे वन दिख रहा है हमें, नो इश्यूज। अब ये t इज इक्वल टू जीरो पे ऐसा होता है, और t ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, t ग्रेटर देन जीरो पे, यहाँ पे मैं, यहाँ पे अब ये जीरो या इन्फिनाइट नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, तो अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि अब जैसे जैसे ये ई बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन क्या होगा, कम होते जाएगी। मतलब एज ई इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन रिड्यूसेस। ये यहां से हमें दिख रहा है ई इंक्रीजेस, मतलब ये ई टू द पावर जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वन अपॉन ये है तो इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, और एक और चीज, ई इज इक्वल टू ई एफ पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई एफ पे ये ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, और वन बाई टू, यानी ये 0.5 हो जाएगा। ओके, तो अगर सपोज यहाँ पे एक 0.5 मैंने लिया है एक्सिस पे, ये 0.5, यहाँ भी ये मैं वन यहाँ से हटा देता हूँ, ये वन है यहाँ पे, और ये वैलेंस बैंड के अंदर भी जाएगा। ओके, ये भी कंडक्शन बैंड के अंदर भी जाएगा। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये यहाँ पे 0.5 रहेगा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, और ये थोड़ा सा जो ग्राफ है ना, ये पूरा जो स्टेट है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये कैसे बेंड होगा, ये इस तरह से बेंड होगा, ये मैंने पतला वाला लिया, थोड़ा मोटा ले लेते हैं, ये इस तरह से ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ऐसे मीट होगा। ओके, तो ये इस तरह से थोड़ा बेंड होगा, ये थोड़ा और मैं अच्छे तरीके से बना सकता था, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से बना देता हूँ इस रीजन को। तो ये थोड़ा सा और ऐसे, ओके, वैसा ही बना वापस से, जाने दो। तो ये थोड़ा सा बेंड होके जाएगा, तो अब ये जो एरिया है, इतना एरिया जो आया, ये क्या हो गया, और ये जो एरिया है ये भी क्या हो गया, ये हम देखेंगे। ओके, तो ये जो छोटा सा एरिया है, ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके, तो अब देखो, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, अब ये एरिया को मैं जूम्ड वे में बना रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरह से है,
ये क्या है, ईसी का लेवल है और ये एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे ये किस तरह से, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये एकदम ईसी के पास है, जब ये ईसी के पास है तो क्या है, प्रोबेबिलिटी लार्ज है, क्योंकि यही तो, ये जो एक्सेस है यही तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जितना आप राइट साइड जाओगे उतना प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे जीरो होते जा रही है। तो जितना आप दूर जाओगे ईसी से उतना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी। सिमिलरली वैलेंस बैंड के लिए भी क्या है, यहाँ पे देखो वैलेंस बैंड के लिए भी ये क्या है, इस तरह से है। तो सॉरी ये उल्टा है, तो मैं एक बार ये इस तरह से, ओके। तो ये क्या है, ये ईवी है और यहां से ये ऐसे जा रहा है। तो जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, जैसे जैसे ये दूर जा रहा है प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये नीचे वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो एफ ऑफ ई है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब वैलेंस बैंड में देखो, वैलेंस बैंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इतना है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये 1 माइनस एफ ई है, ये इतना छोटा, ये 1 माइनस एफ ई है और ये एफ ई है। तो और ये क्या है, ये जो एफ ई है ये कंडक्शन बैंड के लिए है। तो यहाँ पे जो एफ ई डिफाइन हुआ है कंडक्शन बैंड में, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। सिमिलरली यहाँ के लिए जो एफ ई डिफाइंड होगा वो वैलेंस बैंड के लिए होगा। यहाँ पे हम तीन चीजें एक ही ग्राफ में दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम बैंड एनर्जीज भी दिखा रहे हैं, ठीक है, स्पेस में भी जा रहे हैं, एनर्जी लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी दिखा रहे हैं, ओके, और एनर्जी तो दिखा ही रहे हैं। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट 1 माइनस एफ ई क्या होगा, तो यहां से अगर ये एफ ई है तो 1 माइनस एफ ई क्या है, यहाँ पे वैकेंट रहने का प्रोबेबिलिटी है। एफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो 1 माइनस एफ ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज वैकेंट, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज वैकेंट। तो स्टेट इज वैकेंट मतलब क्या होता है, होल्स, ओके। बट ये होल्स कहाँ डिफाइंड है, हम कंडक्शन बैंड में होल्स डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं, कंडक्शन बैंड तो खाली ही रहता है मोस्टली, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड के लिए डिफिनेशन ट्रू नहीं है, ये सिर्फ ट्रू है सिर्फ वैलेंस बैंड के लिए। तो ये ध्यान रखना, एफ ई जो है उसको हम दोनों बैंड्स में डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में भी वैलेंस बैंड में। बट जो 1 माइनस एफ ई है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स, ओके, बिकॉज वो वैकेंट स्टेट को डिनोट करता है, बट वो सिर्फ वैलेंस बैंड के लिए ही एप्लीकेबल है। कंडक्शन बैंड में उसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज वैकेंट। कंडक्शन बैंड में इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज वैकेंट, और वैलेंस बैंड में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स। उसी चीज को हम कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो होप सो ये क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ थोड़ा और ट्रिक्स करता हूं कि सपोज ये मेरा ग्राफ है, सेम मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो दो लेवल्स हैं हमारे, ओके, और ये प्रोबेबिलिटी है और ये इधर एनर्जी है, ओके। तो ये मैंने क्या बनाया था, ये जो यहाँ पे कुछ EF है, यहाँ पे EC, यहाँ पे EV, तो ये मैंने कुछ इस तरह से, ये 0.5 वाली लाइन है, ये कुछ इस तरह से बनाया था, ओके। ये सपोज 1 वाली लाइन है, पकड़ लो, ठीक है, ये 0.5, ये 1। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, ये जो EF है इसको मैं चेंज करके देखता हूं। अब मैंने क्या किया, ये जो EF है ये यहां पे ले आया है, मतलब उसको ऊपर शिफ्ट किया है, तो क्या होगा,
तो ऊपर शिफ्ट किया है तो इसका मतलब क्या, अब ये जो EF है ये हमेशा एक ही चीज से डिफाइंड है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होती है। ओके, तो ये अब जो प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी आपको 50% करनी है तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे शिफ्ट होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से शिफ्ट होगा। ओके, ये मैंने बहुत ही घटिया तरीके से बनाया है, ओ होप सो, देखता हूँ थोड़ा और बेटर हो सकता है कि नहीं। यार मेरी ड्राइंग ना बहुत ही बकवास है, ये कुछ इस तरह से पकड़ लो, ठीक है, और इससे अच्छा तो शायद ही मैं बना पाऊँ। तो ये पूरा ग्राफ ऊपर का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहां से मुझे क्या पता चला, ऊपर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां से मुझे ये पता चला कि जैसे ही मैं EF बढ़ाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली ये जो एरिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स, ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं EF बढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाता है, एफ ऑफ ई बढ़ जाता है, और 1 - एफ ऑफ ई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी मैं एफ ऑफ ई बोलूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कितने उसी से मतलब है। और 1 - एफ ऑफ ई क्या बोलूंगा, इस लेवल में बात करूंगा, तो ये कम हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने कोई दूसरा कलर लेता हूं, सपोज ये, अगर मैंने ये EF यहां कर दिया तो क्या होगा, अब ये ग्राफ पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये यहां से आएगा, ठीक है, और ये इधर से, ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एरिया बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 - एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एफ ऑफ ई अब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है। तो अब यहां से क्या हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे मैं फर्मी एनर्जीज बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, वहां से क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये फर्मी एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये हम करियर कंसंट्रेशन से कम करते हैं, मतलब डोपिंग से। तो ये करियर कंसंट्रेशन मींस डोपिंग एक्चुअली, मतलब डोपिंग से क्या करते हैं हम, जो EF है उसको हम चेंज कर सकते हैं, डोपिंग चेंज करके। तो ये भी हम देखेंगे कैसे, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे होता है फर्मी लेवल, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे होता है। बट क्यों होता है, कैसे होता है, कितना ऊपर कितना नीचे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां से हमें पता चल गया ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, ये फर्मी फंक्शन क्या है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं अपने करियर कंसंट्रेशन पे। तो करियर कंसंट्रेशन कैसे डिफाइंड है, हमने ये बार बार देखा है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैं वापस से अपने ग्रे कलर में लेके जा रहा हूं यहां से। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू, अब सपोज मुझे कंडक्शन बैंड में निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स जनरली मैं कंडक्शन बैंड में ही निकालने का ट्राई करता हूं। तो ये EC से क्या हो जाएगा, इन्फेनाइट तक। ओके, तो EC से इन्फेनाइट तक मुझे क्या निकालना है, रो ऑफ E, एफ ऑफ ई, डी। सिंपल है, ये मुझे निकालना है। तो अब ये EC से इन्फेनाइट तक क्यों लिया, तो EC से इन्फेनाइट इसलिए लिया बिकॉज ये जो हमने देखा था, ये जो ग्राफ है ऊपर में, ये इस छोटे से रीजन के लिए, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया है। ओके, ये मैंने रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया था। ये जो ऊपर में आपने देखा है, ये जो एरियाज आपको दिख रहे हैं ये बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू है वो आती है अराउंड, एफ ऑफ ई की टिपिकल वैल्यूज आती हैं 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻�6। आप एक काम करना, आप जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, 1/1 प्लस e⁻e−ef/kt, वहां पे आप पुट करना kt की वैल्यू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और e की वैल्यू e−ef आप एक बार पुट करना अराउंड सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सिर्फ इतने डिस्टेंस, मतलब E - EF, सपोज EF आपका यहाँ पे है, सपोज
आप उससे उतना ऊपर गए तो E माइनस ई एफ कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ इतना पुट करना, आप देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या आता है। ये बहुत छोटा आता है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है और ये हमें छोटी ही तो चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि ये जो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ये किस रेंज में आता है 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 20। और हमने बहुत 2-3 लेक्चर पहले डिफाइन किया था, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन दिया था जो ni है वो क्या होता है 10 टू द पावर 10। ये इस तरह से आते हैं नंबर्स। ओके, तो अब ये इतना लार्ज है और ये इतना स्मॉल है, तो स्मॉल क्यों है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो इतना कम है, वो अराउंड 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -6 है। ये इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी आती है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन आके कम हो जाता है कार्डियक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से रेंजेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो अब जल्दी से हम देखते हैं ये। तो अब ये EC टू इन्फिनिटी, हाँ तो ये EC टू इन्फिनिटी क्यों लिया है? अब यहाँ पे EC टू 0.1 ले लो, EC टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, ये इतना कम है, ऑलमोस्ट जीरो ही, इन्फिनिटी तक ये मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगभग सेम ही रहेगा क्योंकि नेग्लिजिबल ही है, तो इसलिए ये इन्फिनिटी तक लिया है क्योंकि उसके आगे तो प्रोबेबिलिटी सेम ही है, चाहे आप यहाँ के लिए लो चाहे यहाँ के लिए लो, सेम ही प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए इन्फिनिटी तक लिया है मैंने। तो अब यहाँ से मैं रो ऑफ ई का फॉर्मूला लिखता हूँ, वो क्या है 1/2 पाई स्क्वायर 2mc बाई h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे मैं कंडक्शन बैंड की इनिशियली बात कर रहा हूँ, 3/2 ई माइनस ई सी अपॉन 1/2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अपना फर्मी फंक्शन 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ई। वो बहुत ही बड़ा सा इक्वेशन है, आपको पता है ये तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत इसके साथ हम खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि एक्चुअली देखो ये जो फंक्शन है ना, इससे मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए कंफ्यूज हूं। बट यहाँ पे आप क्या करना, एक बार ट्राई करना, मतलब आप ट्राई तो करोगे नहीं, फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि ये जो EC माइनस सॉरी ई माइनस ई सी अपॉन के टी है ना, ये E माइनस ई सी और अपॉन के टी ले लिया बिकॉज यहाँ भी एक के टी है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, अब ये बड़ा फंक्शन है तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखो इसका कुछ यूनिट है, इसका कुछ अलग यूनिट है। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक यूनिटलेस क्वांटिटी बना रहा हूं। मतलब ये E माइनस ई टी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के टी मतलब ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, तो ये मैं इसको यूनिटलेस बना रहा हूं। ओके, तो अब और दूसरा क्या है यहाँ पे लेना, तो यहां से क्या हो जाएगा डीई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आती है डी ईटा इंटू के टी, इस तरह से आती है। ये मैं क्या कर रहा हूँ इंटीग्रल रिप्लेस कर रहा हूँ, और ईटा एफ एक फंक्शन है वो ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये ईटा एफ होता है। मतलब ये जस्ट एक डिफाइन किया है, तो ये तो एक कांस्टेंट है ईटा एफ, क्योंकि ईसी भी डिफाइंड है और ईएफ भी डिफाइंड रहेगा फॉर ए कांस्टेंट थिंग। ठीक है, तो ईसी अब सिर्फ आपका वेरिएबल क्या है एनर्जी है, तो यहां से जब इसको आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे, तो यहां से कुछ इस तरह का फंक्शन आएगा। ये आता है n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2mc अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और ये kt भी अंदर आ जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे kt वगैरह कुछ माने हैं, 3/2 ईटा टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर ईटा माइनस ईटा एफ। ये ईटा है, ओके, बड़ा एन, और ये एन है, ठीक है, राइट साइड सब ईटा है, और ये डी ईटा। तो ये इस तरह से एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है, बट ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल है, मतलब ये हैंड से तो कर ही नहीं सकते। तो इसको एक डिफाइन कर दिया गया है फर्मी हाफ फंक्शन। ओके, ये फर्मी हाफ फंक्शन क्या है, ये एफ 1/2 ईटा के रेस्पेक्ट में,
ठीक है। तो ये फर्मी हाफ, एक्चुअली फर्मी हाफ इंटीग्रल है, ये फंक्शन नहीं है, ये फर्मी हाफ इंटीग्रल है। फर्मी हाफ इंटीग्रल, ठीक है। तो इसका हम बुक्स में क्या करते हैं, रेडली वैल्यूज अवेलेबल करा देते हैं कुछ एक सर्टेन ई के लिए। इसकी वैल्यू सपोज 0 होगी या 1, 0.1 होगी या 0.2 होगी, ये हर ई वैल्यू के लिए आप ये बताते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे पास सारे कांस्टेंट है, ठीक है। एमसी पता रहता है, 2 पाई एच क्रॉस सब पता है आपको, और इसको बस इससे मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब हमारे पास ये सॉल्व करने की टेक्निक किसने बताई, बोल्ट्जमैन ने। तो ये बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन एक होता है। तो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन काफी सिंपल है। वो क्या बोलता है कि आपके पास एक फंक्शन है 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ये वैल्यू आपकी बहुत बहुत लार्ज होगी, ठीक है। तो इफ ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई एफ, ठीक है। अगर ई ई एफ से बहुत बड़ा है मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, मतलब ये ई टू द पावर समथिंग और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 को। तो ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एफ ई क्या आ जाता है हमारे पास, एफ ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो इस तरह से ये एफ ई आ जाता है हमारे पास। तो अब इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, उस फॉर्मूले में रिप्लेस करता हूँ। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर। ये मैंने अब क्या किया है, कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं वो बाहर लिए हैं, ठीक है। 2mc बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2। और यहां से ec टू इंफिनिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक चीज बस बताना, तो यहाँ पे जो लिमिट्स आते हैं, ये फर्मी हाफ इंटीग्रल के लिमिट्स बताना मैं भूल गया। यहाँ पे देखो e माइनस ई सी को मैंने ईटा माना है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ प्रीवियसली क्या था, ई सी टू इंफिनिटी था, ठीक है। अब ई सी टू इंफिनिटी था, बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, e माइनस ई सी है। तो e माइनस ई सी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई सी जो था वो अब ई सी माइनस ई सी हो जाएगा, जो कि है 0। और ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ पे मैं बस चेंज किया है, ये मुझे याद आया क्योंकि आगे भी मैं यही करने वाला हूं, तो मैंने इसलिए वहां भी आपको बता दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ई एफ, सॉरी ये ई माइनस, सॉरी ये ई माइनस ई सी है, ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2। और ये वाला फर्मी जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सेम मानेंगे, ठीक है। अब मानने से पहले ये मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ देता हूं, n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे मैं ये ई सी टू इंफिनिटी ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2, और इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ई टू द पावर माइनस, ये क्या है, ई माइनस ई सी टू बाई के टी, और ये क्या लिख सकता हूं, ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। और ये टी समझ लो, यहाँ पे टी है, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, और ये डी। तो ये कैसे माना मैंने, अब ये आपको सिंपल है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया, ई माइनस ई एफ, तो सपोज ये ई एफ है, ठीक है। और ये कुछ ई है जहां पे मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अब ई माइनस ई एफ करने के लिए ये एक पूरा सपोज कुछ वैल्यू है, तो उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, उसको मैंने क्या किया, ई माइनस ई सी कर दिया और ई सी माइनस ई एफ कर दिया, ठीक है।
तो ये दो भागों में तोड़ दिया, तो E माइनस EC कर दिया और EC माइनस EF कर दिया। आप दोनों को जोड़ोगे तो ये सेम ही चीज आएगी। अब मैं यहां से क्या मानता हूं, सेम चीज मानता हूं कि E माइनस EC अपॉन KT को मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज x मान लेते हैं। ओके, तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा हमारे पास dx इंटू KT। ओके, तो अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, जो ऊपर का हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो उसको कैसे रिप्लेस करूंगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड मुझे ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, 1/2 पाई स्क्वायर और ये 2mc अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये 3/2। अब यहां से क्या होगा, KT बाहर आएगा, ठीक है, ये एक KT आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, एक यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई KT से मैं कुछ रूट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां से KT भी बाहर आके 3/2 हो जाएगा। ये KT मैंने बाहर कर लिया और ये इंटीग्रल क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। और यहां एक सेकेंड, ये भी एक कांस्टेंट है, ये जो EC माइनस EF है ना, ये भी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये इसको भी मैं बाहर ले लेता हूं, EC माइनस EF को भी। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस EC माइनस EF। अब इंटीग्रेट करूंगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये 0 क्यों हो जाएगा, अगेन E माइनस EC है, तो E माइनस EC क्या हो जाएगा, EC माइनस EC दैट इज 0। तो बस मैंने चेंज किया इंटीग्रल को, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, तो अब ये फंक्शन बहुत ही फेमस फंक्शन है, x टू द पावर मतलब रूट x इंटू e टू द पावर माइनस x। इसका क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन एकदम रेडली अवेलेबल आपको बुक्स में मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आता है ये पूरे का √π/2। ये बहुत ही क्लासिक इंटीग्रेशन है, लेकिन थोड़ा लेंदी है यार, मतलब ये डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ, बिकॉज 10 मिनट तो इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। इसको दो तीन ये इसको x टू द पावर हाफ को u मानना पड़ता है, तो ये u स्क्वायर के फॉर्म में आता है। उसको फिर अलग अलग कुछ गामा गामा फंक्शंस भी आते हैं बीच में, तो इसलिए फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट √π/2 इसकी वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आप क्या है, √π/2 है यहाँ पे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। अब मुझे इस 4 को अंदर लेके जाना है। ठीक है, और ये √π भी यहां से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स बाई 1/2, मतलब x इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। तो एक x के लिए मुझे क्या चाहिए, √x भी चाहिए, तो अगर मुझे ये 4 को अंदर लेके जाना है तो मुझे √4 और √4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, √4 और √4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 4 अंदर चला जाएगा 3/2 के, और यहाँ पे √4 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, 2 इंटू MC KT बाई 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर 3/2। ये 2 कहाँ गया, अब ये 4 अंदर आया है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, मैं बस वही चीज, और KT क्या हो गया, अंदर आ गया। अब तो मैं ऐसा मैथ्स बहुत भगा भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियर्स के मैथ्स मतलब कितने अच्छे होते हैं, कितने खराब होते हैं, मुझे सब पता है। M1 M3 M2 में कितने बैग्स लगते हैं, मुझे सब पता है, इसलिए मैं मैथ्स भी थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा एम ये नहीं है कि वीडियो शॉर्ट रखना, और बहुत मैं आराम से मैथ्स भी सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है, इवन आपको मैथ्स भी समझ में आ गया ना, तो काफी कुछ थोड़ा एकदम दिल को सुकून मिलता है कि अच्छा चलो कुछ तो है, नहीं तो यार ये तो हवे में ही बता दो, मेरा क्या जाता है, तुम तो मान लोगे, तुम तो मुझे ट्रस्ट करोगे ना। ठीक है, और सिमिलरली ये सेम फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, P के लिए 2 इंटू MV KT बाई 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा EV माइनस EF अपॉन KT। तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका करियर कंसंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, और ये मतलब ये क्या है आपका, ये कंडक्शन बैंड में है और ये वैलेंस बैंड में है। सिंपल है। तो अब थोड़ा सा इसको और डाइसेक्ट करते हैं। इसको क्या डाइसेक्ट करेंगे कि यहाँ पे EF माइनस EC क्यों लिखा है हमने। ओके, तो अब ये जो फंक्शन आता है 2MC वगैरह, ये फंक्शन बहुत लार्ज आता है। ओके, 10⁻18 19 के टर्म्स में आता है। ये मतलब ये बहुत ही लार्ज फंक्शन है ये वाला। ओके, और ये जो फंक्शन है अगर इसको भी मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये तो और भी लार्ज हो जाएगा। तो अब यहां से क्या है, ये फंक्शन निगेटिव है, ये जो है आपको इतना जो टर्म है ये क्या है, निगेटिव है। तो ई टू द पावर समथिंग क्यों निगेटिव है, क्योंकि ईसी हमेशा ईएफ से बड़ा होगा कंडक्शन बैंड में ना, तो ये छोटी हो जाएगी। सिमिलरली यहां भी ये फंक्शन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ईवी क्या है यहाँ पे, ईवी हाँ, EF जो है तुम्हारे EV से बड़ा है, तो EF बड़ा है और EV कम है, तो ये फंक्शन भी निगेटिव हो जाएगी। अब जो है इतना सारा जो ये जो कचरा है, ये पूरा कचरा, ये हमारे काम का है, वैसे कचरा नहीं है, ऐसे मत बोलो यार। तो इसको मैंने बस इक्वेशन को इजी करने के लिए इसको हम एक अलग ही कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। ओके, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम पूरे को NC या NV से डिनोट करते हैं। तो जो N का फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाएगा, NC e टू द पावर EF माइनस EC अपॉन KT, और जो P का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, NV e टू द पावर EV माइनस EF अपॉन KT। ठीक है, तो ये NC और NV क्या है, तो ये NC है आपका 2mc/kT डिवाइडेड बाई 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और NV सिमिलरली आप ये बता सकते हो 2mv/kT डिवाइडेड बाई 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर। सॉरी, क्या किया मैंने, ये 3/2 ऐसे है, ये मैं ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, नहीं तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा यार। ठीक है, ये इस तरह से NC और NV है। तो अब ये NC और NV ये कांस्टेंट है सिमिलरली, मतलब जनरल और कुछ ऐसा नहीं है, और ये इसकी वैल्यू अराउंड 10⁻18 या 10⁻20 के आसपास आती है। ये हम इसको देखेंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है नेक्स्ट लेक्चर में। और ये अराउंड एक्चुअली 10⁻18 नहीं, 20 नहीं, 10⁻18 के ही टर्म्स में आती है ये वैल्यूज। ठीक है, तो ये NC और NV इसी टर्म्स में आती है। तो और हम जानेंगे इसके बारे में NC NV क्या है, और फर्मी लेवल एग्जैक्टली कहाँ पे होता है ये भी हम देखेंगे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हमने सबसे बड़ा जो काम खत्म किया है वो क्या किया है, करियर कंसंट्रेशन निकाला है। मतलब 2-3 लेक्चर से हम इसी के लिए इतनी थ्योरी पढ़ रहे थे और फाइनली हमें निकल के आ गया। ठीक है, कितना छोटा सा है, प्यारा सा लग रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें उसको फील करो। ठीक है, जो भी आपको समझ ना आए वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे मेरे चैनल से बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।